Hello everyone, this is Bharti. I'm your maths teacher. I'm back again with chapter 1. Actually chapter 1 में कुछ चीज़ें रह गई थी जो बहुत इम्पॉर्टेंट थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे आप लोगों को वो चीज़ें ज़रूर बतानी चाहिए, इसलिए मैंने उसके लिए एक और वीडियो बनाया है। वैसे तो हमारी तीनों एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, बट कुछ चीज़ें अभी रह गई हैं, जैसे कि यूजिंग ब्रैकेट्स, एक्सपैंडिंग ब्रैकेट्स, रोमन नंबर्स। तो हमें ये सारी चीज़ें भी पता होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने इसके लिए आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो बनाया है, जिसमें मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कवर किए हैं और लास्ट में मैंने पूरे चैप्टर 1 का एक छोटा सा रिवीजन काइंड ऑफ रखा है, जिसमें मैंने आपको जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको एक बार जल्दी जल्दी हाईलाइट करके मैंने आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं। तो चलिए हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं। Meera bought 6 notebooks from the market and the cost was rupees 10 per notebook. Her sister Seema and also bought 7 notebooks of the same type. Find the total money they paid. यहाँ पे क्वेश्चन में हमको कह रहा है कि मीरा ने 6 नोटबुक मार्केट से ली है और जिनकी कॉस्ट एक बुक की 10 रुपीज़ है। सीमा ने भी, जो उसकी सिस्टर सीमा है, उसने भी नोटबुक खरीदी, बट उसने 7 नोटबुक खरीदी है और उसने 7 नोटबुक्स ली है। तो हमको उसके नोटबुक की प्राइस भी सेम है। अब हमको यहाँ पे ये बताना है कि जो टोटल मनी उन्होंने पे की है वो कितना किया है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सी, सीमा कैलकुलेटेड द अमाउंट लाइक दिस, 6 इंटू 10 प्लस 7 इंटू 10। अब सीमा का कैलकुलेशन सबसे पहले हम देखते हैं उसने कैसे कैलकुलेट किया। क्योंकि उसने 6 बुक्स परचेज की थी और एक बुक की प्राइस 10 रुपीज थी, तो उसने 6 मल्टीप्लाई बाय 10 किया, देन प्लस उसकी जो सिस्टर उसने 7 बुक परचेज की, तो उसने 7 से 10 का मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई बाय 10 60 हुआ एंड 7 मल्टीप्लाई बाय 10 70। नाउ 60 प्लस 70 इज इक्वल्स टू 130। तो दिस इज द आंसर, दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ सीमा। अब हम देखते हैं मीरा ने कैसे कैलकुलेट किया। मीरा ने क्या किया, 6 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 13। मीरा ने क्या किया, सबसे पहले उसने नंबर ऑफ नोटबुक्स ऐड कर ली। दिस इज द अमाउंट ऑफ नोटबुक्स, तो उसने 6 प्लस 7 ऐड किया तो ये हो गया 13। अब उसने क्या किया, 13 में सिंपल 10 का मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों? क्योंकि ये 10 जो है वो कॉस्ट है एक बुक की, तो टोटल बुक्स 13 थी, तो उसने क्या किया, 13 में 10 मल्टीप्लाई किया और टोटल कॉस्ट निकल के आई 130। आंसर दोनों का सेम है, बट यहाँ पे जो कैलकुलेशन की मेथड है वो सीमा और मीरा की डिफरेंट है। नाउ you can see that Seema's and Mira's way to get the answer are a bit different. दोनों के आंसर देने के जो तरीके हैं वो अलग हैं, बट बोथ गिव द करेक्ट रिजल्ट। दोनों ने हमको क्या किया, आंसर बिल्कुल करेक्ट दिया है। वाई, ऐसा क्यों हुआ? सीमा सेज व्हाट मीरा हैज डन इज 7 प्लस 6 इंटू 10। सीमा ने कहा कि मीरा ने क्या किया, उसने सबसे पहले 7 को 6 में प्लस किया और दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया। बट यहाँ पे एक मेंबर और आ गया, वो है अप्पू। अब वो कहना चाह रहा है, अप्पू पॉइंट्स आउट दैट 7 प्लस 6 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 7 प्लस 6 इंटू 10। अगर हम करते हैं तो यहाँ पे होगा 60, अगर इसका हम एडिशन करते हैं तो ये होता है 67। दस दिस इज नॉट वॉट मीरा हैड डन। ऑल द 3 स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज्ड। व्हाई? क्योंकि मेथड्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट हैं, डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेज हैं। क्योंकि अप्पू के पॉइंट ऑफ व्यू से उसने ऐसा किया है, जहाँ पे इसको अगर हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 60 हो जाएगा और इसको अगर हम 7 के साथ प्लस करेंगे तो ये 67 हो जाएगा। To avoid confusion in such cases we may use brackets। क्या करना चाहिए हमें, इस तरह से जो confusion है उसको अवॉइड करने के लिए हमें ब्रैकेट्स का यूज करना चाहिए। We can pack the numbers 6 and 7 together using brackets, indicating that the pack is to be treated as single number। अगर हम यहाँ पे ये जो 7 और 6 है इसको अगर हम ब्रैकेट में बनाते हैं तो ये हमारा एक सिंगल नंबर की जैसे काउंट होने लगेगा। 10
The answer is found by 6 plus 7 in bracket is multiplied by 10. तो आंसर क्या होगा? 13 into 10 that is equals to 130. This is what मीरा did. ऐसा मीरा को करना चाहिए. She first added 6 and 7, then multiplied by sum by 10. Okay? This is clearly tells us first turn everything inside the brackets into a single number and then do the operation outside which is in the case is to multiply by 10. अब आपको यहाँ पे क्या समझ में आया कि जो मीरा ने किया था उसने सबसे पहले 6 प्लस 7 को ऐड किया, इसका जो रिजल्ट है वो 13 था, उसको उसने 10 से मल्टीप्लाई किया और इसका जो रिजल्ट था वो था 130. तो दिस इज द राइट मेथड. बट अप्पू ने क्या किया? सब मिक्सअप कर दिया. बट अगर अप्पू ने सारी चीजें यहाँ प्लस सारी चीजें एक साथ की तो ये एक कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है, क्योंकि उसने पहले इसको मल्टीप्लाई कर दिया देन इसको ऐड कर दिया. तो दिस इज रॉन्ग मेथड, बिकॉज बिना ब्रैकेट के हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, और अगर हम बिना ब्रैकेट के कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएगा. इसलिए यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि हमको हमेशा ब्रैकेट्स को यूज करना चाहिए. ब्रैकेट को यूज करने से सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर का कैलकुलेशन करते हैं, देन ब्रैकेट के बाहर का कैलकुलेशन करते हैं. ओके, नाउ ट्राई दिस. राइट द एक्सप्रेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग ब्रैकेट. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हमको ब्रैकेट को यूज करके एक्सप्रेशन बनाना है. नाउ ये क्या कह रहा है? 4 मल्टीप्लाइड बाय द सम ऑफ 9 एंड 2. हमें यहाँ पे क्या करना होगा? 4 मल्टीप्लाइड बाय, अब यहाँ हमें ब्रैकेट बनाना होगा, और सम ऑफ 9 एंड 2. अब ये इजी हो जाएगा कैलकुलेशन. 9 2 हो जाएगा 18 एंड ये हो जाएगा 4. हम 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे हमारा जो है आंसर आ जाएगा. राइट, नाउ नेक्स्ट, डिवाइड द डिफरेंस ऑफ 18 and 6 by 4. अब यहाँ पे कह रहा है कि हमें 18 and 6 इनका डिवीजन करना है बाय 4. तो इसको पहले हम ब्रैकेट में डाल देंगे, यहाँ पे हमारा डिफरेंस आ जाएगा और इसका डिवीजन हो जाएगा बाय 4. ओके, समझ में आया आपको ब्रैकेट का यूज क्या है? अब यहाँ पे सबसे पहले हम डिफरेंस निकाल लेंगे, उसका जो हमारा आंसर आएगा उसको डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे. नेक्स्ट सी, 45 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स द सम ऑफ 3 एंड 2. नाउ यहाँ पे क्या है? 45 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स द सम ऑफ 3 एंड 2. अब इस क्वेश्चन में हमें जो हमारा 45 divided by 3 times the sum of 3 and 2. ऐसी इक्वेशन हमारी फॉर्म हो जाएगी. गॉट माई पॉइंट कि इसको हमें कैसे करना है? ठीक है. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट 3 डिफरेंट सिचुएशन फॉर 5 plus 6 into 6. Now one such situation is Suhani and Rita work for 6 days. Suhani works 5 hours a day and Rita 8 hours a day. How many hours do both of them work in a week? So यहाँ पर हमको ऑलरेडी एक सिचुएशन गिवन है और हमें सेकंड सिचुएशन बनानी है. ओके, सो सेकंड सिचुएशन मतलब हमको यहाँ पे 3 सिचुएशंस बनानी है. एक हमको यहाँ पर एग्जाम्पल में है, सेकंड हमें बनानी है, बट उसकी जो सिचुएशन की कंडीशन होगी वो ये ही होगी. ओके, सो मैं नेक्स्ट सिचुएशन बनाती हूँ. राम एंड राहुल purchase books of ₹6 per book
Ram purchase 5 books and Rahul purchase 8 books. Calculate total amount of books they both purchased. ओके, सो इन दिस वे ये सेकंड सिचुएशन है कि राम ने और श्याम ने भी बुक्स परचेज की जिनकी टोटल प्राइस है 6 एंड राम ने 5 बुक्स ली है और राहुल ने 8 बुक परचेज की है। तो हम इनका टोटल अमाउंट इस कंडीशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और सिचुएशन बनानी है हमें जो कि आपका होमवर्क होगा। वो सिचुएशन आप मुझे होमवर्क में कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि वो क्या सिचुएशन होगी और कैसे आप उसको बनाएंगे। ठीक है, तो मैं कमेंट में चेक करूंगी कि आप लोगों ने क्या सिचुएशन बनाई है। नाउ थर्ड, राइट 5 सिचुएशन फॉर द फॉलोइंग वेयर ब्रैकेट्स वुड बी नेसेसरी। हमको 5 सिचुएशंस बनानी है जिसमें ब्रैकेट नेसेसरी होना चाहिए। तो अब हम इसके लिए नंबर 1 सिचुएशन देखते हैं। सिचुएशन ऑफ ए, multiply the difference of 8 and 3 by 7. Okay, next situation for B, multiply the sum of 7 and 2 and difference of 10 and 3, what we get. Okay, so this is the second situation, this one is the first situation. Now you can make the situation for A and B. Okay, so situation A और B आप बनाइए और 2-3 डिफरेंट टाइप के सिचुएशन बनाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में सिचुएशन बना के बताइए कि क्या सिचुएशन और बन सकती हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, नाउ एक्सपेंडिंग ब्रैकेट्स। ओके, अब हमने ये देखा कि हमें ब्रैकेट्स कैसे बनाना है, अब हम क्या देखेंगे कि हमको ब्रैकेट एक्सपैंड कैसे करना है। सो उसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। नाउ observe how use of brackets allow us to follow our procedure systematically. Do you think that it will be easy to keep a track of what step we have to follow without using brackets? Now first one, हम देखते हैं कि ब्रैकेट को हमें एक्सपैंडिंग कैसे करना है सिस्टमैटिकली। तो उसके लिए हम ब्रैकेट्स को अलाउ करेंगे एंड फॉलो करेंगे प्रोसीजर सिस्टमैटिकली। डू यू थिंक दैट इट विल बी इजी? इट इज़ वेरी इजी और ये बहुत ज़्यादा इजी होगा। आप मेरे साथ इसको देखिए और सॉल्व कीजिए। नाउ सिचुएशन नंबर 1, हमको कैसे ब्रैकेट एक्सपैंड करना है वो हम देखते हैं। 7 into 109, सो 7 into 109, यहाँ पे 7 को हम ब्रेक नहीं कर सकते बट 109 को ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 7 राइट इट डाउन किया और यहाँ पे मैंने, अब हमें अगर इसको ब्रेक करना है तो कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इसलिए उसको हम ब्रैकेट के अंदर ब्रेक करेंगे। तो इसको हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं? 100 + 9। ओके, और भी सिचुएशन है, इसको और भी अलग तरीके से हम ब्रेक कर सकते हैं। नाउ अब जब हमने इसको ब्रेक किया तो ये जो ब्रैकेट है इसके जो दोनों के दोनों नंबर है वो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। देखिए 7 into 100 + 7 into 9, तो ये हो गया एक्सपैंड करना ब्रैकेट को। नाउ 7 into 100 हो गया हमारा 700
एंड 7 इंटू 9 हो गया हमारा 63. आंसर विल बी योर 763. दिस इज द प्रोसीजर ऑफ एक्सपेंडिंग द ब्रैकेट. नाउ अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला. ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हम अब इसको कैसे एक्सपैंड करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 100 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 3. नाउ हम इसको और कैसे एक्सपैंड कर सकते हैं, तो 100 को हम इस 100 के साथ, सबसे पहले हम इसको ऐसे एक्सपैंड कर सकते हैं. इस 100 को पहले हम इसके साथ एक बार लिखेंगे, देन अगेन यहाँ पे लिखेंगे 100 प्लस 2 इंटू 3. ऐसे हम राइट इट डाउन कर सकते हैं. नाउ अब यहाँ पे हम करेंगे 100 इंटू 100 प्लस 100 इंटू 2 इंटू, अब यहाँ पे हो जाएगा 100 इंटू 3 प्लस, यहाँ होगा सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा हमारा एक सेकेंड, यहाँ होगा 2 इंटू 3. अब 100 इंटू 100 कितना होगा, 10,000 प्लस ये हो जाएगा 200. देन यहाँ पे होगा हमारा 100 इंटू 3, ये हो जाएगा हमारा 300. देन यहाँ हो जाएगा हमारा 2 3 6. अब यहाँ पे होगा हमारा, ये हो जाएगा, अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाए नो, हमें क्या करना होगा, 3 2 600 हो जाएगा ये. नो, ऐसे नहीं करना है, इनको पहले हम प्लस कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 10200, और यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा 306. नाउ अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे. एक्चुअली इसको मैं इरेज करती हूँ, यहाँ पे एक मिस्टेक की है हमने. ओके, तो इस मिस्टेक को मैं रिजॉल्व करती हूँ. देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, 100 इंटू 100, ओके, प्लस 100 इंटू 2, यहाँ प्लस आएगा. देन 100 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3, ऐसे सिचुएशन बनेगी. तो ये हो जाएगा हमारा 10,000 प्लस ये होगा हमारा 200 प्लस ये हो जाएगा हमारा 300 प्लस 6. नाउ अब ये होगा हमारा 500 देन 6, तो आंसर विल बी योर 10506. दिस इज योर आंसर. ओके, नाउ सिचुएशन नेक्स्ट. अब यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, 17 को हम, अब इसको हम एक्सपैंड करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 10 इंटू 17. सिमिलरली यहाँ पे होगा हमारा 100 प्लस 9. अब इसको अगर हम एक्सपैंड करें तो क्या सिचुएशन होगी हमारी, 10 इंटू 100 प्लस 10 इंटू 9. अगेन फॉर दिस ये हो जाएगा 10 इंटू 7. एक सेकेंड, मैं इसको थोड़ा अच्छे से आपको क्लियर करती हूँ. ठीक है, अब ये सिचुएशन हम इसको और अच्छे से कैसे राइट इट डाउन कर सकते हैं, ये हो जाएगा 9. ओके, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं 100 प्लस 9 इंटू 10 प्लस 9 इंटू 7 इंटू 100 प्लस 9. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 100 इंटू 10 प्लस 9 इंटू 10 प्लस
7 इंटू 10 प्लस 9 इंटू 7, तो ये हो जाएगा हमारा 10,000, ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 700 प्लस ये होगा 7 9 ज़ा 63। अब ये होगा हमारा 1790 प्लस 63, तो दिस विल बिकम 3, 6 and 9 15, कैरी 1 8, ये इतना हो जाएगा हमारा। दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें अगर कुछ भी डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट करके नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैम मुझे यहाँ डाउट है, और अगर इसके जैसे और भी क्वेश्चंस आपको चाहिए तो मैं आपको होमवर्क दे दूंगी। अब हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट, रोमन न्यूमरल्स। ओके, सो व्हाट इज रोमन न्यूमरल्स? वी हैव बीन यूजिंग द हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स system so far. This is not the only system available. One of the early system of writing numerals is the system of Roman numerals. हिंदू अरेबिक जो हमारे न्यूमरल सिस्टम थे वहाँ से हम लोगों ने, जनरली हम ऐसा कहते हैं कि हिंदू अरेबिक न्यूमरल सिस्टम से हमने ये लिया है, बट ये रोमन न्यूमरल सिस्टम जो होता है वो अभी भी बहुत सारी जगह पे यूज़ होता है, और हमने जो ये रोमन न्यूमरल्स लिए हैं वो रोमन न्यूमरल से ही लिए हैं। ओके, सो फॉर एग्जांपल वी कैन सी द यूज़ ऑफ रोमन न्यूमरल्स इन क्लॉक। सी, यहाँ पर एक क्लॉक बनी हुई है और इस क्लॉक में आप देख सकते हैं कि रोमन न्यूमरल सिस्टम यूज़ किया। देखिए, फर्स्ट के लिए आई, सेकेंड आई, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट, 9, 10, 11, 12. This is the clock of Roman numerals. It is also used for classes in school, timetable, etc. इसको हम स्कूल में टाइम टेबल के लिए भी यूज करते हैं। Find 3 other example where Roman numeral are used. हमको 3 ऐसे एग्जाम्पल्स भी बताने हैं जहाँ पे हम रोमन न्यूमरल्स का यूज करते हैं। सो द रोमन न्यूमरल्स, देखो जो हमारे रोमन न्यूमरल्स होते हैं वो उनको कैसे डिनोट करते हैं? आई, सेकेंड डबल आई, थर्ड के लिए ट्रिपल आई, फिर आई वी फॉर फोर्थ, फिर वी फॉर फिफ्थ, फिर वी आई फॉर सिक्स्थ, देन वी डबल आई फॉर सेवेंथ, देन वी ट्रिपल आई फॉर एट, देन आई एक्स फॉर 9 एंड एक्स फॉर 10। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रोमन न्यूमरल्स। जब हमें नंबर्स लिखने होते हैं तो हम इस टाइप से नंबर को राइट इट डाउन करते हैं। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ राइटिंग द रोमन न्यूमरल। ये जो नंबर है इनको क्या डिनोट करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिस्पेक्टिवली। ओके, नाउ दिस इज फॉलोड बाय एक्स आई फॉर 11। ऐसे ये आगे बढ़ जाते हैं, जैसे कि हमने अभी ये 10 तक किया। अगर हमें 11 लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे। सपोज अगर हमें 12 लिखना है तो हम ऐसे राइट इट डाउन करेंगे। सो इन दिस वे ये सो ऑन होते हैं, इनको हम ऐसे ही आगे बढ़ाते जाते हैं। ऐसे ही 20 तक हम इनको राइट इट डाउन करेंगे। सम मोर रोमन न्यूमरल्स आर, कुछ और भी रोमन न्यूमरल्स हैं, देखते हैं जिनको हम कैसे लिखते हैं। जैसे आई, फर्स्ट को हम क्या लिखेंगे? आई, फिफ्थ को हम लिखते हैं वी, 10 को लिखते हैं एक्स, 50 को लिखते हैं एल, एंड 100 को लिखते हैं सी, 500 को लिखते हैं डी, एंड 1000 को लिखते हैं हम एम। दिस इज द डिनोशन, और वी कैन से दैट कि दिस इज द representation of Roman numerals 1 5 10 50 100 500 1000। in this way Roman numeral लिखा जाता है ऐसे। ठीक है, तो दिस इज इम्पॉर्टेंट, आप इसको नोटेड डाउन कर लीजिएगा। Now the rule for the system are, if a symbol is repeated, its value is added as many times as it occur. That means अगर सिंबल रिपीट होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी? एज मैनी टाइम्स अपने आप अकर हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। दैट इज, जैसे फॉर एग्जांपल सेकंड में 2 आए हैं और दोनों क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं। ये तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा? इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे डबल एक्स, ये भी क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, तो इज इक्वल टू 2 0। देन ट्रिपल एक्स 1 2 3 इज इक्वल टू
30। दैट मीन्स यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जब सिंबल रिपीट होते हैं तो उनकी जो वैल्यू होती है वो ऐड हो जाती है। सपोज आई, इसका मतलब है 1, बट अगर हम 2 टाइम्स आई अगर लिखते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 2। सपोज एक्स, इसका मतलब है 10, तो अगर सपोज हम डबल एक्स लिखते हैं तो इसका मतलब होगा 10 + 10 दैट इज इक्वल्स टू 20। अब सपोज हमने 3 टाइम्स 10 एक्स लिखा है तो इसका मतलब क्या होगा, 10 + 10 + 10 दैट इज इक्वल्स टू 30। सिमिलरली अगर हम 4 टाइम्स लिखेंगे तो क्या होगा, हमारा जो 10 होगा वो ऐड होता जाएगा। दैट मीन्स कि सिंबल का जो सिंगल सिंबल का जो भी नंबर होता है, अगर हम सिंबल्स को रिपीट करते हैं तो हमारा जो नंबर होता है वो ऐड होता जाता है। ठीक, नाउ सेकेंड रूल हमारा क्या कहता है, a symbol is not repeated more than 3 times, but the symbol V, L and D are never repeated. That means सिंबल जो होता है वो 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं होता, बट द सिंबल V, L एंड D आर नेवर रिपीटेड। और ये सिंबल्स तो रिपीट होते ही नहीं है। दैट मीन्स जो V होता है, L होता है और D होता है, ये एक भी बार रिपीट नहीं होते। अब थर्ड रूल हमारा कहता है, इफ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटन टू द राइट ऑफ अ सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू, इट्स वैल्यू गेट्स एडेड टू द वैल्यू ऑफ ग्रेटर सिंबल। दैट मीन्स अगर एक सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू का, सपोज एक सिंबल है स्मॉलर वैल्यू का v एंड टू द राइट ऑफ सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू, दैट मीन्स अगर ये 5 है और ये क्या है, हमारा 1 है, बट ये एक स्मॉलर वैल्यू का सिंबल हो गया ये वाला, और ये एक ग्रेटर वैल्यू का सिंबल हो गया। तो अगर हमारा जो स्मॉलर वैल्यू का सिंबल है वो ग्रेटर वैल्यू के सिंबल के राइट साइड में लिखा होगा, तो हमें क्या करना होगा, इसकी वैल्यू में ये जो स्मॉलर की जो वैल्यू है उसको ऐड करना होगा, तो इसका आंसर होगा 6। सिमिलरली अगर सपोज यहाँ पे 2 बार होगा तो इस ये यहाँ पे क्या होगा, 5 + 1 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 7। ओके, सिमिलरली अगर हमारे पास ऐसे होगा, दैट मीन्स इसकी वैल्यू है 10 और इसकी वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा हमारा 11। आगे आपको समझ में कि किसी भी ग्रेटर वैल्यू के सिंबल के राइट साइड में स्मॉलर वैल्यू का सिंबल हो तो उन दोनों की वैल्यूज क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, और वो उनका रिजल्टेंट होता है। These are some examples. Suppose V and I is equals to 5 + 1 equals to 6. XII is equals to 10 + 2 that is equals to 12, and LXV that is equals to 50. L stands for 50, X stands for 10 and V stand for 5 that is equals to 65. Got my point? Now next rule कहता है, if a symbol of smaller value is written to the left of symbol of greater value, its value is subtracted from the value greater value symbol. See, it is very simple. जब हमारा बड़े वैल्यू का सिंबल लिखा है और उसके राइट साइड में छोटे वैल्यू का सिंबल हो तो वो ऐड होंगे, बट छोटा वैल्यू अगर लेफ्ट साइड आ जाए तो वो अपने आप क्या होगा, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। सी, अगर यहाँ पे हमारे पास लिखा है VI, इसकी वैल्यू क्या है 5 और इसकी वैल्यू है 1, तो ये हो जाएगा हमारा 4। सिमिलरली x, तो ये हो जाएगा 10, 1 - 10 दैट इज इक्वल्स टू 9। सी सम ऑफ द एग्जाम्पल, 4, 9, XL दैट मीन्स 10 एंड L मतलब 50, तो ये हो जाएगा 10 - 50 दैट इज इक्वल्स टू 40। XC, C स्टैंड्स फॉर 100, तो ये हो जाएगा 10 - 100 दैट इज इक्वल्स टू 90। दिस इज द रूल फॉर रोमन न्यूमरल्स, फोर्थ रूल। नाउ नेक्स्ट रूल क्या कहता है, the symbols V, L and D are never written to the left of symbol of greater value. That means V, L, D ना तो रिपीट होते हैं ना उनको कभी हम लेफ्ट साइड लिखते हैं। राइट साइड तो हम लिख सकते हैं क्योंकि हमने ये अभी देखा है यहाँ पे, बट लेफ्ट साइड इनको हम कभी भी नहीं लिखते। ठीक है,
that is VLD are never subtracted. These symbols are never subtracted. ये add तो हो जाते हैं but subtract नहीं होते. The symbol I can be subtracted from V and X only. अब जो symbol I है वो सिर्फ और सिर्फ V से और X से subtract होगा, VLD से subtract नहीं होगा. Now the symbol X can be subtracted from L, M, C only. जो symbol X होगा वो सिर्फ L से, M से और C से subtract होगा. Following these rules we get, इन रूल को अगर हम फॉलो करते हैं तो हमें क्या मिलता है, देखो 1 for I, then 2 second, 3 triple I, 4 IV, 5 only V, 6 VI, 7 VII, 8 VII 3 times, 9 IX, 10 X, 20 double X, 30 triple X, 40 XL, 50 L, 60 LX, 70 LXX, 80 L triple X, 90 XC. Now आपने ये एक्सेल और एलएक्स तो देखा होगा, क्योंकि जब क्लोथिंग्स परचेस करते हैं हम लोग तो आपने देखा होगा कि आपके घर में, आप नोटिस करना कि जो साइज होता है वो एल होता है, डबल एक्सेल होता है, ट्रिपल एक्सेल होता है या एक्सेल होता है. अगर आप लोगों ने इसका एग्जाम्पल अगर आपको देखना है तो आप लोग क्लॉथ्स जो होते हैं, कपड़े जो होते हैं, उनके ऊपर देखिएगा, आपको जरूर दिखाई देगा एल, एक्सेल, डबल एक्सेल. जो हमारे पापा मम्मी लोगों के जो क्लोथ्स होते हैं उनमें जरूर ऐसा लिखा होता है, क्योंकि हम लोग तो अभी, आप लोग स्टूडेंट हैं, आप लोग छोटे हैं, तो आप लोगों के साइजेस वैसे नहीं होंगे, लेकिन जो बड़े लोग होते हैं उनके साइजेस इस होते हैं. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, सो वन मोर थिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, और आपको ये टेबल याद होना चाहिए, क्योंकि ये अभी भी यूज होगा, बाद में भी होगा, बाद में फ्यूचर में आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूज होगा, और आपके जनरल नॉलेज के हिसाब से भी ये यूज होगा. तो रोमन नंबर्स हमको हमेशा पता होने चाहिए कि रोमन न्यूमरल्स कैसे बनाए जाते हैं. ठीक है. और रोमन न्यूमरल्स के रूल्स क्या होते हैं ये अभी हम लोगों ने देख लिए. ठीक है. तो दीज आर द रूल ऑफ रोमन न्यूमरल्स. तो अब आपको समझ में आ गया होगा. 100 जो होता है वो सी के लिए होता है. ठीक है. नाउ राइट इन रोमन न्यूमरल्स द मिसिंग नंबर इन द टेबल. हमको इस टेबल में बताना है कि कौन से न्यूमरल्स मिसिंग हैं और क्यों हैं और कैसे हैं. ठीक है. सी 1 2 3 4 X, V X, I C, X double E V are not written. Can you tell why? हमको इसमें बताना है कि इसमें क्या मिस्टेक है, और ये हमें बताना है कि इसमें क्या क्या मिस्टेक्स हैं. हमने रूल्स पढ़े हैं. ठीक है. एज पर द रूल x सिर्फ 3 टाइम्स तक आता है, 4 टाइम्स x नहीं होता. फिर v x, x एज पर द रूल हमने रूल पढ़ा था कि v जो है वो कभी भी लेफ्ट साइड में नहीं होता, सब्सट्रैक्ट किसी से भी नहीं होता. फिर c, c कभी भी राइट साइड नहीं आता, ये हमने पढ़ा था. तो हमको पता है कि जो हमारा सिंबल I है वो C से सब्सट्रैक्ट नहीं होता. वो किससे किससे होता है, वो V से होता है और X से होता है. ठीक है. C से सब्सट्रैक्ट नहीं होता. फिर X V V, अब V जो है वो कभी भी रिपीट नहीं होते, ये हमने पढ़ा है. ठीक है. तो इतनी मिस्टेक्स हैं इसमें. नाउ एग्जाम्पल 1, राइट इन रोमन न्यूमरल्स. इनको हमें रोमन न्यूमरल्स में राइट करना. तो ये है हमारा 69. ठीक है. अब 69 के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि 60 को हम क्या लिखते हैं. तो देखते हैं हम टेबल में, यहाँ पे 60 को हम लिखते हैं LX. तो ये हो जाएगा हमारा LX. नाउ 9, 9 को हम क्या लिखते हैं, 9 हम लिखते हैं XI. तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा IX. ये हो जाएगा हमारा 69. अब 98, 98 के लिए हमको 90 लिखना है पहले. तो 90 टेबल में देखो, 90 किसको लिखते हैं, XC को. तो यहाँ पे होगा हमारा XC. एंड 8 को हम लिखते हैं VII. तो ये हो जाएगा हमारा VII. ये हो जाएगा हमारा 98. ओके.
सो इन दिस वे हमको सारे के सारे न्यूमरल्स लिखना है। मैं आपको कुछ होमवर्क दे रही हूँ। होमवर्क में आपको मैं दे रही हूँ एक 58 फर्स्ट, सेकंड है 39 और थर्ड है 67, फोर्थ है 85। इनको आपको न्यूमरल्स में लिखना है, रोमन न्यूमरल्स में। और होमवर्क है ये आपका, इसको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि इनका आंसर क्या होगा। ठीक है, नाउ अब हम यहाँ पे जितनी भी चीजें हमने चैप्टर 1 में पढ़ी हैं वो सारी की सारी चीजें यहाँ एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, और जो भी की पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ कि क्या क्या की पॉइंट्स हैं, तो उनको आप नोटेड डाउन करिए, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और ये सारे बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो कि एग्जाम में हमको कहीं पे भी पूछ सकते हैं। और उसके अलावा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो हम इन की पॉइंट्स को देख लेते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। व्हाट हैव वी डिस्कस्ड? चैप्टर 1 में हमने क्या क्या डिस्कस किया है वो हम देखते हैं। तो नंबर 1 है, गिवन टू नंबर्स, वन विथ मोर डिजिट इज ग्रेटर नंबर if the number of digit in two given number is the same, that number is larger which has a greater leftmost digit. If this digit also happens to be the same, we look at the next digit and so on. दैट मीन्स जब मैंने आपको नंबर्स का डिजिट वाला रूल बताया था कि अगर दो नंबर्स हैं, सपोज 44 है, तो इस केस में क्या होगा कि वन विथ मोर डिजिट इज ग्रेटर नंबर। सपोज एक है हमारे पास 34, तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि एक जो ये दो नंबर्स हैं, तो इसमें से जो हमारे पास दो नंबर्स हैं, तो पहले तो हम ये देखते हैं कि नंबर ऑफ डिजिट ज़्यादा किस में है, जिसमें ज़्यादा होंगी वो ग्रेटर नंबर होगा। बट अब यहाँ पे क्या कंडीशन है कि ये दोनों जो नंबर है इनकी जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट है उनका कंपैरिजन करेंगे। अगर वो बड़ी है, जैसे ये वाली डिजिट यहाँ पे ग्रेटर है, तो ये नंबर हमारा ग्रेटर होगा और ये नंबर हमारा स्मॉलर होगा। दिस इज वन कंडीशन। अब अगर हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट दोनों में सेम है, मतलब यहाँ पे भी 2 डिजिट्स हैं, यहाँ पे भी 2, तो लेफ्ट मोस्ट डिजिट हम देखते हैं और लेफ्ट मोस्ट डिजिट को हम कंपेयर करेंगे कि कौन सा डिजिट हमारा बड़ा है। जो डिजिट हमारा बड़ा होगा वो नंबर हमारा ग्रेटर होगा। इफ दिस डिजिट ऑल्सो हैपन टू बी द सेम, अगर ये डिजिट्स सेम होंगी तो वी लुक एट द नेक्स्ट। सपोज अगर यहाँ पे हमारे पास 44, यहाँ पे 44, यहाँ 5 और यहाँ 3 है, तो हम पहले देखेंगे नंबर ऑफ डिजिट कितनी है। दोनों में नंबर ऑफ डिजिट्स 3 है, बट हम पहले ये वाले डिजिट से कंपेयर करते हैं, तो ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, बट लेफ्ट मोस्ट डिजिट जो है हमारी, वो हमारी क्या है, सबसे बड़ी है ये वाली, और ये छोटी है। तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट मोस्ट डिजिट देखते हैं। अगर हमारी बाकी की डिजिट सेम होती है तो हम लेफ्ट मोस्ट से कंपेयर कर लेते हैं कि कौन सा नंबर हमारा बड़ा है। अगर ये भी सेम है तो हम और आके कंपेयर करेंगे कि कौन सा नंबर हमारा बड़ा है, और उससे हमको पता चल जाएगा कि ग्रेटर नंबर कौन सा है। नाउ सेकंड कंडीशन, in forming number from given digits, we should be careful to see if the condition under which the number are to be formed are satisfied. जब डिजिट को फॉर्म करते हैं तो जो गिवन डिजिट होती है, वी शुड बी केयरफुल टू सी इफ द कंडीशन अंडर विच द नंबर आर टू बी फॉर्म्ड आर सेटिस्फाइड। मतलब उन जैसे हम डिजिट्स लिखते हैं, अगर हमारी 3 डिजिट्स है तो उनके अंदर के हम नंबर्स देखेंगे। ठीक है, 10 to form the greatest 4-digit number from 7, 8, 3, 5 without repeating a single digit, we need to use all 4 digits. The greatest number can have only 8 as the leftmost digit. That means अगर हमारे पास 4 नंबर है, 7, 8, 3, 5, तो उसमें से हम क्या करेंगे, जब हमको सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है इस 4 डिजिट को यूज करके, तो सबसे बड़ा नंबर हमारा होगा यहाँ पर 8। तो सबसे पहले हम लेफ्ट मोस्ट डिजिट में 8 रखेंगे, फिर उससे छोटा नंबर होगा 7, तो लेफ्ट मोस्ट के बाद हम सेकेंड डिजिट जो रखेंगे वो होगी हमारी 7, देन 5 एंड देन 3।
तो ये हमारा बन जाएगा ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर जो गिवन डिजिट होगी। नेक्स्ट, द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज 1000 1000. It follow the largest 3 digit number 999. Similarly, the smallest 5 digit number is 10,000. It is 10,000 and follow the largest 4 digit number is 4 times 9. Now, further, the smallest 6 digit number is 1 lakh. It is 1 lakh and follows the largest 5 digit number is 99,999. This carry on for higher digit number in a similar manner. That means कि जो भी हमारा 3 डिजिट हाईएस्ट नंबर है या 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर है, तो हमारा स्मॉलेस्ट डिजिट क्या होगा। सपोज अगर हमारा 999 जो है वो 3 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर है, तो हमारा जो हाई स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होगा, 1000 होगा। ठीक है। सिमिलरली अगर हमारा 4 डिजिट हाईएस्ट नंबर है, ग्रेटेस्ट नंबर है, तो हमारा जो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर होगा वो क्या होगा, 10 इंक्रीज हो जाएगा। ऐसे ही अगर हमारा 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर है, तो हमारा स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या होगा, ये होगा। सो ऑन, ऐसे ये फॉलो होता जाएगा। तो ये बात हमको याद रखनी है। नेक्स्ट, यूज ऑफ कॉमास हेल्प इन रीडिंग। कॉमा का यूज हमेशा हम क्यों करते हैं, ताकि हमको रीडिंग में हेल्प मिल सके। एंड राइटिंग लार्ज नंबर्स, और हम बड़े से बड़े नंबर को इजीली राइट इट डाउन कर सकें। इन द इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन वी हैव कॉमास आफ्टर 3 डिजिट। इंडियन सिस्टम में जब हम कॉमास लगाते हैं तो पहला कॉमा हमारा आफ्टर 3 डिजिट होता है। देखो जैसे यहाँ पे ये हो गया पहला कॉमा, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट साइड से, एंड देयर आफ्टर 2 डिजिट, और उसके बाद 2 डिजिट। ठीक है। नेक्स्ट, फिर उसके बाद क्या होता है, द कॉमा आफ्टर 3, 5, 7 डिजिट सेपरेट थाउजेंड्स, लैक्स एंड क्रोर रिस्पेक्टिवली। मतलब ये जो कॉमाज होते हैं ये क्या करते हैं, डिजिट को सेपरेट करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि 1000 है, लैख है, क्रोर है, 10 crore है। In the international system of numeration, commas are placed after every 3 digit starting from right. जो इंटरनेशनल सिस्टम होता है उसमें जब हम कॉमा लगाते हैं तो राइट साइड से हर 3 डिजिट के बाद वो रिपीट होता है। बट हमारा इंडियन सिस्टम में क्या होता है, पहले 3 डिजिट के बाद, फिर 2 डिजिट के बाद, एंड सो ऑन। फिर नेक्स्ट है हमारा, लार्ज नंबर आर नीडेड इन मेनी प्लेसेस इन डेली लाइफ। देखिए जो हमें लार्ज नंबर लिखने होते हैं वो हमें बहुत सारी जगह लिखने होते हैं। देखिए हम लोग अगर घर पे हैं तो हमारी बात अलग है, लेकिन जैसे ट्रेडर्स होते हैं, शॉपकीपर्स होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, उन लोगों को बहुत बड़े बड़े अमाउंट में कैलकुलेशंस करने होते हैं, क्वांटिटीज़ में सामान आता है उनके पास, तो उनको लार्ज नंबर की नीड बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, फॉर गिविंग नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ स्कूल, अगर हम बच्चों को नंबर दे रहे हैं, नंबर ऑफ पीपल इन विलेज, अगर हम गांव के लोगों का बता रहे हैं कि भाई इस गांव में इतने लोग हैं और टाउन में कितने लोग हैं, मनी पेड और रिसीव, या पैसे हम कितने दे रहे हैं, कितना पैसा हम ले रहे हैं, तो वो उन सारी चीज़ों को हमें बताने के लिए लार्ज नंबर की ज़रूरत बहुत पड़ती है। इन लार्ज ट्रांजेक्शन, पेइंग एंड सेलिंग, अगर हमें बड़े बड़े ट्रांजेक्शन करने हैं कुछ पे करने के लिए या कुछ सेल करने के लिए, उसमें भी लार्ज नंबर का यूज़ होता है। इन मेजरिंग लार्ज डिस्टेंस से बिटवीन वेरियस सिटी इन अ कंट्री और इन द वर्ल्ड, बड़ी बड़ी सिटीज़ के बीच में जो डिफरेंसेस होते हैं, डिस्टेंसेस होते हैं, उनके लिए भी हम लार्ज नंबर का यूज़ करते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से लार्ज नंबर हमारे बहुत सारी जगह यूज़ होता है। नेक्स्ट 6, remember kilo shows 1000 times larger, centi shows 100 times smaller, milli shows 1000 times smaller, thus a kilometer is equals to 1000 मीटर। ये हमको बिल्कुल याद रखना है और आपको बिल्कुल रिमेंबर हो जाना चाहिए। इसको आप अपने कॉपी में कहीं ना कहीं नोटेड डाउन कर लेना कि 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर और 1000 मिलीमीटर।
देखो ये आपके डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। जब आप मार्केट जाओगे, कुछ परचेस करोगे, छोटी छोटी चीज़ों में किलो, मिली, सेंटी, ये सारी चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी। ठीक है, नेक्स्ट, देयर आर अ नंबर ऑफ सिचुएशंस इन विच वी डू नॉट नीड एग्जैक्ट क्वांटिटी बट नीड ओनली अ रीजनेबल गेस और एन एस्टिमेट। मैंने आपको 1.3 एक्सरसाइज पढ़ाने से पहले बताया था कि एस्टिमेशन क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, while stating how many spectators watched a particular international hockey match, we state the approximate numbers, say 51,000. We do not need to state exact number. तो एस्टिमेशन का यूज हम कैसे करते हैं? एस्टिमेशन का यूज हम कहाँ करते हैं? जहाँ पे हम एग्जैक्ट फिगर नहीं बताते, एक एस्टिमेशन करते हैं, उसमें हम राउंड ऑफ का यूज करते हैं। ये मैंने 1.3 में बहुत ही अच्छे से आपको बता। लास्ट, estimation involve approximately quantity of accuracy required, thus 4117 may be approximated to 4100 or to 4000, that is to nearest 100 or to nearest 1000 depending on need. estimation का यूज हम कैसे करेंगे? राउंड ऑफ करके। लास्ट, in number of situation we have to estimate the outcomes of number operations. This is done by rounding off the numbers involved and getting a quick rough answer. जब हमको क्विकली किसी चीज का आंसर करना है, रफली डिसीजंस देने हैं, तो उनके लिए हम क्या करते हैं? राउंड ऑफ करके फटाफट प्लस और माइनस या मल्टीप्लिकेशन या डिवाइडेशन करके हम जल्दी से एक रिजल्टेंट तक पहुंच जाते हैं। तो मैंने आपको बताया भी था 1.3 में कि ट्रेडर्स लोग होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, घर की हाउसवाइफ्स होती हैं, हमारे पेरेंट्स होते हैं। जब भी हमको कोई बड़े कैलकुलेशंस करने होते हैं तो उसके लिए हम फटाक से राउंड ऑफ करते हैं, और राउंड ऑफ करने के बाद हम प्लस माइनस करके अपने कंक्लूजन में या फिर अपने आंसर में पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से चैप्टर 1 का मैंने आपको रिवीजन करवा दिया है। अब आपको क्या करना है? सारी क्लासेस आपको मेरी देखनी है, और 1 बाय 1, 1.1, 1.2, 1.3 विथ इंट्रोडक्शन आपको सारी चीज़ें पढ़नी है। फिर उसके बाद आपको सारे होमवर्क करने हैं, और कमेंट में मुझे होमवर्क के सारे आंसर्स बताने हैं, और जो भी डाउट आपको होता है वो कमेंट में करिए और मुझे बताइए। यहाँ पे हमारा चैप्टर 1 एंड होता है। अब मैं आऊँगी आपके पास नए चैप्टर के साथ, नए वीडियो के साथ, that is chapter number 2. So that's it for the day and thank you so much.